मेरे डिजिटल मन से जुड़े आप सभी को नमस्कार। बाबुल गुरुकुल के 9वें दिन में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और आज इस डिजिटल मंच पर बचपन की कहानी जवानी की जुबानी के अंतर्गत कुल 10 किस्से प्रस्तुत किए जाएंगे। नमस्कार साथियों, बचपन की कहानी जवानी की जुबानी में पेश है एक किस्सा। एक बार दो मेढकों के बीच रेस लगती है। उस दो मेढक में से एक मेढक लंगड़ा रहता है। उस रेस को देखने के लिए बहुत सारे जानवर इकट्ठे भी होते हैं। रेस शुरू होती है और जो तंदुरुस्त मेढक होते हैं उसके ही हौसला बुलंद करने के लिए सारे जानवर तालियां बजाना शुरू करते हैं। मगर अंत में वो लंगड़ा मेढक रेस जीत जाता है। रेस जीतने के बाद उसे पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार देने के बाद उसे प्रश्न करते हैं कि आप इस अपनी जीत का श्रेय किसे देंगे। तो लंगड़ा मेढक बोलता है, मैं अपनी इस जीत का श्रेय अपने प्रशंसक को दूंगा जो मेरे लिए ताली बजा रहे थे। फिर सामने वाले बोलते हैं, ये ताली आपके लिए नहीं बज रही थी। तो लंगड़ा मेढक बोलता है कि सर मैं कानों से जरा कम सुनता हूँ, तो मुझे लगा वो मेरे ही हौसला बुलंद कर रहे हैं, मेरे लिए ही ताली बजा रहे हैं। तो इस किस्से से यही सीख मिलती है कि लक्ष्य को भेदने के लिए, हमें अपने लक्ष्य को भेदने के लिए परेशान करने वाली हर नकारात्मक बातों को तथा हर नकारात्मक छवि वाले लोगों से हमें दूरी बनाना ही पड़ता है। हमें उसे नजरअंदाज करना ही पड़ता है। धन्यवाद। एक बार गलती से भेड़ शेर के पिंजरे में चला जाता है। तब तक शेर जग जाती है और शेर अब धीरे धीरे भेड़ की ओर आगे बढ़ने लगती है। तो भेड़ बड़ी ही हिम्मत जुटा पाया यह सोचने की, क्यों जब मरना ही है तो लड़कर मरा जाए। और वो उस भेड़ शेर पर तब तक वार करता रहा जब तक शेर ढेर नहीं हो गया और वो भेड़ वहां से बच निकली। तो इस किस्से से दो सीख हमें मिलती है। पहली ये कि किसी भी कार्य को करने से पहले खुद पर विश्वास जताना होता है, और दूसरी कि कभी भी किसी के भी बातों पर 100% विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, तब तक जब तक कि आप उसे खुद अपनी आंखों से देखे ना हो या उस स्तर का आपको तजुर्बा हासिल हुआ ना हो। क्योंकि भेड़ भी सुन रखा था कि शेर बड़ा ही ताकतवर जीव है और वो अब उसके सामने ही ढेर हो चुका था। धन्यवाद। दो बिल्लियों की आपस की लड़ाई में बंदर खुश। तो किस्सा यह है कि दो बिल्लियां आपस में एक रोटी को लेकर बहस कर रही होती है कि पहले मैंने इसे देखा तो मैं खाऊंगी, फिर दूसरी बोलती नहीं पहले मैंने इसे देखा तो मैं खाऊंगी। और इस बहस को एक डाल पर बैठा बंदर बहुत देर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो बंदर नीचे उतरता है, उस बिल्लियों के पास जाता है और पूछता है क्या समस्या है बहन। बिल्लियां अपनी समस्या सुनाती है। फिर बंदर बोलता है इस समस्या का समाधान मेरे पास एक है। इस रोटी के टुकड़े को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता हूं, तुम दोनों ही खा लेना। बिल्लियां खुश हो जाती है और हाँ कह देती है। बंदर तुरंत एक तराजू लाता है और उस रोटी को 2 टुकड़ों में कर तराजू के दोनों पल्लों पे डाल देता है। डालते ही तराजू का एक पलड़ा भारी हो जाता है। तो बंदर उस भारी पलड़े से रोटी के टुकड़े को थोड़े तोड़कर खा लेता है। फिर बाएं पलड़ा भारी हो जाता है। तो फिर बंदर उस बाएं पलड़े के रोटी के टुकड़े को तोड़कर खा लेता है। फिर दायां पलड़ा भारी हो जाता है। फिर बराबर करने के लिए बंदर उस दाएं पलड़े से रोटी के टुकड़े को थोड़ा तोड़कर खा लेता है। और इस प्रकार बराबर करने के चक्कर में सारी रोटी वो बंदर खा लेता है और बिल्लियां दोनों मुंह देखती रह जाती है। तो इस कहानी से यही सीख है कि अक्सर आपस की लड़ाई में कोई तीसरा शख्स फायदा उठा ले जाता है। मेरे से प्यासे कौवे की कहानी। यह कहानी आपने सुन ही रखा होगा कि एक कौवे को बहुत जोरों की प्यास लगती है। वो जंगल में इधर उधर भटकता है। अचानक उसकी नज़र एक घड़े पे पड़ती है। वो घड़े के पास जाता है, लेकिन पानी का स्तर बहुत नीचे हो रहता है। फिर वो अपने दिमाग का यूज कर उसमें कंकड़ डालता है, और कंकड़ तब तक डालता है जब तक कि पानी का स्तर घड़े के गले के लेवल नहीं आ जाता है। और फिर वो अपनी प्यास बुझाकर उड़ जाता है। मगर आज का कौवा प्यास लगने के बाद इतनी मेहनत नहीं करता है। वो भी घड़े के पास जाता है और वो कंकड़ नहीं डालता है, स्ट्रॉ लाता है। स्ट्रॉ के सहारे अपनी प्यास बुझाकर उड़ जाता है। तो इस किस्से से सीख यही है कि हमारे आसपास जितने भी संसाधन हैं अपने
मस्तिष्क का इस्तेमाल कर उस संसाधनों का प्रयोग कर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। एक बार एक कुत्ते को हड्डी का 2 टुकड़ा मिला। एक को उसने खा लिया और एक अपने मुंह में दबाते हुए घर की ओर वापस होने लगा। घर जाने की ओर उसे एक पुल क्रॉस करना होता था। उस पुल पे उसने चढ़ाई की और आधी दूरी तय करने के बाद उसकी नजर नीचे पानी पे पड़ी। पानी स्तर थी जहां उसकी परछाई बन रही थी। उस परछाई में उसने देखा कि एक और शख्स मुंह में हड्डी दबाए हुए उसके सामने खड़ी है और वो लोभ में आ गया। लोभ में आकर के उसने सोचा कि क्यों ना इससे भी वो हड्डी मैं छीन लूं तो मेरे पास 2 हड्डी हो जाएगी। और जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से वो हड्डी नीचे गिर गई, पानी हिली और उसकी परछाई भी मिट गई। तो इस कहानी से यही सीख है कि हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उतना ही में खुश रहना चाहिए। अन्यथा लालच में आकर हमारे पास जो भी है हम वो भी गवा बैठेंगे। मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी तरक्की पर पूर्ण विराम ही लगा दें। धन्यवाद। तो किस्सा यह है कि कछुए और खरगोश में रेस लगती है। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ जाता है और बीच रास्ते में जाकर यह सोचता है कि कछुए तो भी बहुत धीरे से आ रही होगी, तब तक मैं आराम कर लेता हूं, और वो सो जाता है। कछुआ निरंतर आगे बढ़ती रहती है और वो रेस कछुआ जीत जाती है। तो इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी चाल से हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मगर किसी के पीछे रहकर या किसी पर निर्भर रहकर हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। मतलब आपने चींटी चाल देखी होगी, आपने भेड़ चाल का नाम सुना होगा कि वो एक दूसरे के पीछे रहकर क्रमबद्ध में आगे बढ़ती है। तो हम किसी के पीछे रहकर सफल कैसे हो सकते हैं? हम कोई रेस किसी के पीछे रहकर कैसे जीत सकते हैं? तो कछुआ का वो निर्णय था कि हमें निरंतर चलते रहना है, इसलिए वो उसने रेस जीत लिया। एक बार एक कौवा अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाकर एक पेड़ के डाल पर बैठी हुई थी और तभी पास नीचे से एक लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी की नजर अचानक उस कौवे पर पड़ी और लोमड़ी को भूख भी लगी हुई थी, तो उसने कौवे की झूठी प्रशंसा करना शुरू की कि कौवे भाई तुम बहुत अच्छी गाना गा लेते हो, कृपया एक गाना सुनाओगे? कौवा महाराज खुशी से फुलाने समाया और वो जैसे ही गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोला, उसके चोंच से रोटी का टुकड़ा गिर गया और वो लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपनी झूठी प्रशंसा पर सीना चौड़ी करना एक मूर्खता का प्रमाण देना ही है। हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता है, इस सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसमें एक घमंडी हाथी भी रहता था और वह हाथी अपने शक्तिशाली होने का प्रमाण दूसरे जानवरों को परेशान करके दिया करता था। एक दिन वह पानी पीने नदी किनारे पहुंचा। वहां पहले से चींटी भी मौजूद थी। तो उस चींटी ने उस हाथी को समझाया कि हाथी भाई तुम अपने शक्तिशाली होने का प्रमाण एक दूसरे को परेशान करके क्यों देते हो? अच्छे कर्मों में अपने शक्ति का प्रयोग करके शक्तिशाली होने का प्रमाण दो। इस पर वह हाथी क्रोधित हो गया और वो कहने लगा कि अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे अपने शक्ति का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। और उसने उस नदी से अपने सूंड में पानी भर उस चींटी पे उड़ेल दिया। चींटी को बहुत गुस्सा आ गया और चींटी ने उस हाथी को सबक सिखाने की ठानी। थोड़ी देर बाद वो हाथी वहीं नदी किनारे पेड़ के नीचे आराम करने लगा और वो चींटी बड़ी चतुराई से उसके सूंड के अंदर चली गई और वो चींटी हाथी को काटने लगी। हाथी का नींद खुला और वो परेशान हो गया कि आखिर उसे क्या हो गया। बहुत कराया, दर्द से कराहने लगा। चींटी लगातार काटती रही। फिर वो चींटी अंदर से आवाज लगाई, क्यों हाथी भाई, मजा आ रहा? तो हाथी समझ गया कि अच्छा वो चींटी मुझे परेशान कर रही है। फिर वो अपने सूर को जमीन पे पटकने लगा। फिर भी वो चींटी सूर से बाहर ना आ सकी। अंत में हाथी गिड़गिड़ाने लगा, बोला कि चींटी बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। चींटी को भी दया आ गई और वो बाहर निकल गया। हमें दो सीख मिलती है। पहली ये कि हमें खुद से अधिक किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए
और दूसरी ये कि हमें कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चींटी हाथी से बहुत छोटी थी, लेकिन अपने अक्लमंद और बहादुरी का पहचान देते हुए उस विशालकाय हाथी को सबक सिखाने में सफल हुई। एक बार एक कबूतरों का झुंड एक जंगल होकर गुजर रही थी। उस कबूतरों के झुंड में से कुछ कबूतरों का नजर जमीन पे रखी कुछ दानों पे पड़ी और वो लोभ में आकर अपनी दिशा भूल वो नीचे दाना चुगने आने लगी, जहां एक शिकारी अपना जाल बिछा रखा था। और वो कबूतरों का झुंड जैसे ही उस दाने को चुगने के लिए अपनी पांव जमीन पे रखी, वो सारी कबूतर उस जाल में फंस गई। सुबह से शाम हो गया, अभी तक उसे कोई बचाने नहीं आया था। शाम होते ही शिकारी अपने शिकार को देखने के लिए वापस आया। वो दूर से ही देखा कि काफी सारी पक्षियां इस बार उसके चंगुल में फंस चुका है। वो बहुत खुश हुआ और कबूतरों का झुंड शिकारी को अपनी तरफ आते देख और भी डर गई। तभी पास एक मधुमक्खी गुजर रही थी। उस मधुमक्खी की नजर उस कबूतरों के झुंड पे गई जो जाल में फंसी हुई थी। उसने देखा कि उस कबूतरों के झुंड में एक कबूतर का राजा भी फंसा हुआ है, जिसने एक बार उस मधुमक्खी की जान बचाई थी। मधुमक्खी का घर नदी किनारे पेड़ पे बने हुआ था। एक बार वो मधुमक्खी नदी में गिर जाती है तो कबूतरों का राजा एक पत्तों के सहारे से उस मधुमक्खी की जान बचाई थी। उस मधुमक्खी इस नज़ारे को देख तुरंत अपने घर जाती है और अपनी रानी माँ को सारी किस्से सुनाती है। रानी माँ अपनी कुछ फौजों के साथ उस कबूतरों को बचाने निकल पड़ती है और वहां पहुंचते ही रानी माँ अपनी फौजों के संग उस शिकारी पे हमला बोल देती है और वो शिकारी अपना जान बचाते हुए भाग निकलता है। फिर वो कबूतरों का राजा, जिसने मधुमक्खी की जान बचाई थी, दोनों की आपस में नजर मिली, दोनों मुस्कुराया और कबूतर गुटुंगू संग उसका धन्यवाद किया। और फिर सारे कबूतर एक साथ मिलकर वो जाल ही उड़ा ले गई और वो अपने बरसों पुराने मित्र चूहेलाल के पास गया, जहां अपनी समस्या सुनाई। उस चूहेलाल ने झटपट पूरी जाल को कुतर कर अपने कबूतरों के राजा और अपने कबूतरों को आजाद कर दिया। तो इस कहानी से हमें 4 सीख मिलती है। पहली ये कि अगर हम किसी की मदद करते हैं, या तो वो ही या फिर कोई और, या फिर कभी न कभी किसी न किसी कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो हमारी मदद जरूर करता है। जैसे कि कबूतर ने मधुमक्खी की जान बचाई थी, मधुमक्खी ने कबूतर की जान बचाई। दूसरी सीख यह है कि अगर हम किसी से अच्छे संबंध रखते हैं तो मुसीबतों में जरूरत पड़ने पर वे भी हमारी मदद करते हैं, जैसे कि बरसों पुरानी चूहे और कबूतर की मित्रता। तीसरी सीख ये कि एकता में ही बल है। अगर हम आपस में मिलजुल कर रहें तो हम किसी भी बड़े कार्य को आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि कबूतरों द्वारा जाल को ही उड़ा ले जाना। चौथी सीख ये कि हमें लालच में आकर कभी भी अपने लक्ष्य या अपने किसी कार्य को पूर्ण किए बगैर अपनी दिशा नहीं बदलनी चाहिए, जैसे कि कबूतरों का उस दाने के लालच में आकर जाल में फंस जाना। धन्यवाद। एक बार एक जंगल में नारियल के पेड़ से नारियल गिरी तो वहाँ पास में रहने वाले खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है और वो चिल्लाते हुए कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में भालू मिला। भालू ने पूछा, क्या हुआ भाई? तो खरगोश ने कहा कि आसमान गिर रहा है, भागो। और वो भालू बिना तर्क को जाने, बिना सत्य को जाने उसके साथ भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जंगल का राजा शेर मिला। तो शेर ने पूछा, क्या हुआ? तो खरगोश ने कहा कि महाराज, आसमान गिर रहा है, अब एक आसमान मेरे घर पे गिरा है, आप भी भागिए। शेर ने कहा, कहाँ आसमान गिर रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं। तो खरगोश ने कहा, ठीक है, आप मेरे घर चलिए, मैं दिखाता हूँ। तो खरगोश सभी जानवरों के साथ अपने घर की ओर मुड़ा और घर पहुंचते ही, सभी जानवरों के घर पहुंचते ही उस नारियल के पेड़ से एक नारियल टपक गई। तो शेर ने पूछा,
यही है तुम्हारा आसमान जो गिर पड़ा। सभी जानवरों के सर झुक गए, खरगोश के भी सर झुक गए, क्योंकि सभी समझ गए थे कि वो बेवकूफ़ बन चुका है। और शेर उस पे सभी जानवरों पे हंसने लगा। तो इस किस्से से हमें मुख्य रूप से 3 सीख मिलती है। पहली है कि बिना सत्य बिना तथ्य को जाने हमें किसी के भी बातों पे विश्वास कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें अफवाहों से दूर रहना चाहिए। खासकर वर्तमान परिस्थिति जो हमारी बनी हुई है, इस परिस्थिति में हमें सतर्क होकर ही आगे बढ़ना होगा। दूसरी सीख ये कि हमें नॉलेजेबल बनना होगा। हम जितने नॉलेजेबल होंगे हम उतने ही लॉजिकल होंगे, हम जितने लॉजिकल होंगे हम उतने ही कम बेवकूफ़ बनेंगे, हम उतने ही अफवाहों से दूर रह पाएंगे। और तीसरी सीख ये कि हमें लॉजिकल बननी चाहिए। हम लॉजिकल मेनली 2 तरीकों से ही बन सकते हैं। एक बुक के थ्रू हम लॉजिकल बन सकते हैं, हम पुस्तकें पढ़कर हम तार्किक बन सकते हैं, और दूसरा हम एक अच्छे ऑब्जर्वर बनकर भी लॉजिकल बन सकते हैं। तो कीप काम, बी नॉलेजेबल, बी लॉजिकल एंड स्टे सेफ। थैंक यू।